हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप जानेंगे मीनिंग, कंपोनेंट्स, थ्योरीज और इसका क्या इम्पोर्टेंट है विद एग्जांपल, जो अक्सर सीटेट, टैट, केवीएस, JSSB एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला है मीनिंग ऑफ इमोशन, कि इमोशन का क्या अर्थ होता है। ये आप सिंपली जानते हो, जो इमोशन होता है किस हैप्पी, सैडनेस, एंगर, फियर, लव, सरप्राइज, यही सब इमोशन होता है। जो इमोशन है ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जो किसी पर्सन के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया, इवेंट हो गया, सिचुएशन हो गया, आप जो भी रिएक्ट कर रहे हो वही फीलिंग्स है, इमोशंस है। इट इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स, बिहेवियर एंड फिजिकल रिएक्शन। ये हमारे विचार को, व्यवहार को और जो भी हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, इन सब को प्रभावित करती है। जैसे आप देख रहे हैं, आपने कोई सिचुएशन फेस की, उस सिचुएशन को देखकर आपके अंदर कैसा इमोशंस आ रहे हैं। जैसे आपने देखा कि एक बच्चा है जो सड़क पे भीख मांग रहा है और उसके हाथ पैर नहीं है और उसको बहुत चोट लगी है, तो उसके प्रति आपके अंदर बहुत दुख वाला फीलिंग होगा, सैड हो जाओगे कि तो आपके अंदर कौन सा इमोशंस आ रहा है, सैड वाला। तो आप उसके लिए कुछ हेल्प करने की कोशिश करोगे। पहले आपके अंदर सैड वाला इमोशंस आया, देन आप उसकी हेल्प करना चाहोगे। तो यहाँ पे कौन सा इमोशंस आ रहा है, सैड वाला। तो यही इमोशंस होता है। और जैसे ही आपके पास कोई खुशखबरी आई कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया या फिर कुछ भी, तो आप उसको सुनकर क्या होगे, खुश होगे। तो खुश क्या है, हैप्पी क्या है, आप हैप्पी हो रहे हो। तो ये एक इमोशंस है। इसलिए हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर, लव, सरप्राइज्ड, ये सब इमोशंस ही होते हैं। फिर है नेक्स्ट मीनिंग ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, कि जो इमोशंस का विकास होता है वो किस प्रकार होता है। यानी भावनात्मक विकास क्या है, संवेगात्मक विकास। तो इमोशंस डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड लर्न्स टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस एंड कंट्रोल इमोशन इन ए अप्रोप्रिएट वे। कि इमोशंस डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा उसकी जो भावनाएं हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, समझता है, उसको एक्सप्रेस करता है और कंट्रोल करना सीखता है। यही इमोशनल डेवलपमेंट होता है, कि जैसे बच्चा किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेगा, कैसे इमोशंस सामने एक्सप्रेस करेगा। तो ये सब इमोशनल डेवलपमेंट होता है। दिस प्रोसेस बिगिनस एट बर्थ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। यानी जो ये प्रोसेस होता है ये बर्थ से स्टार्ट होकर थ्रू आउट लाइफ चलता है, पूरी लाइफ टाइम चलता है। क्योंकि लाइफ टाइम में इंसान बहुत सारी चीज़ें देखता है, बहुत सिचुएशन देखता है, तो उनके हिसाब से उसके अलग अलग इमोशंस होते हैं। जैसे इमोशन डेवलपमेंट का एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए 3 साल का बच्चा है, अपना खिलौना टूटने पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो वह सीखता है कि हर छोटी बात पर रोना नहीं चाहिए। खिलौना टूट गया तो ये छोटी सी बात है। ऐसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो समझ रहा है कि खिलौना टूटने पर नहीं रोना चाहिए। अपनी बात शब्दों में बताता है। और उसको जो गुस्सा आ रहा है कि पहले वो खिलौना टूटने पर रोता था, उसको गुस्सा आता था कि मेरा खिलौना कैसे तोड़ दिया मेरे दोस्त ने, तो उस पर गुस्सा आएगा उसको। और बच्चा जब इस बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट आ जाता है तो बच्चा अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करता है, दूसरे की भावनाओं को समझता है। जो यही सीखने का जो प्रोसेस है इसी को इमोशनल डेवलपमेंट कहती हैं। हिंदी में संवेगात्मक विकास बोलते हैं। क्योंकि बच्चे ने क्या करा, छोटी छोटी बातों पे रोना छोड़ दिया, अपनी बात को एक्सप्रेस करना सीख लिया, और जो गलत चीज़ है जैसे गुस्सा, उसको कंट्रोल करना सीख गया, और साथ ही दूसरों के प्रति भावनाओं को समझना भी सीख गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो ये सब क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट है। फिर है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। ये जो मैंने 3 विद्वानों की परिभाषा लिखी है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहली है रैथस की, कि इमोशंस ऐड कलर्स टू लाइफ, कि जो इमोशंस हैं ये लाइफ में कलर ऐड करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि अगर हमारी जो लाइफ चल रही है, कभी हम सैड होते हैं, कभी हैप्पी होते हैं, कभी एंग्री होते हैं, कभी फियर होता है हमें। तो ये क्या है, अगर हमारे जो लाइफ है इनको कलर भर रहा है। कैसे भर रहा है, अगर ये इमोशंस नहीं होंगे
तो हम कभी किसी सिचुएशन के प्रति कैसे रिएक्ट करना है वो नहीं कर पाएंगे, और हम इमोशंस का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है ये भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए रैथस ने कहा है कि जो इमोशंस है जीवन में रंग भरते हैं, इमोशंस ऐड कलर्स टू लाइफ। फिर है बार्टसन, इन्होंने कहा है कि जो शिशु होता है, बच्चा होता है, वो उसके पास 3 इमोशंस होते हैं जन्म से। कौन कौन से होते हैं? फियर, एंग्री, लव। यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके वो साथ में 3 संवेग लेकर पैदा होता है, फियर, एंग्री, लव। फिर है अरस्तु, अरस्तु ने कहा है एनीबडी कैन बिकम एंग्री, डेट इज ईजी, बट नॉट वट टू बी एंग्री विद राइट पर्सन, टू द राइट डिग्री, एट द राइट टाइम, फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, डैट इज़ नॉट ईजी। इसका मतलब ये है कि जो एनीबडी कैन बिकम एंग्री, कि कोई भी व्यक्ति है आसानी से गुस्सा हो सकता है, डैट इज़ ईजी, ये आसान है। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, कि लेकिन जो सही व्यक्ति है या जो हम रिएक्ट कर रहे हैं सही व्यक्ति पर, सही मात्रा में और सही टाइम पर रिएक्ट कर रहे हैं और सही उद्देश्य के लिए रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये सब जो रिएक्ट कर रहे हैं ये करना ईजी नहीं है, कि सही तरीके से क्रोध करना आसान नहीं है। कि आपके सामने कोई सिचुएशन आई, जैसे आपके सामने किसी ने चोरी करी और उसने चोरी किसी के फ़ायदे के लिए की, या अपने फ़ायदे के लिए, घर में उसको पैसे की ज़रूरत है इसलिए उसने चोरी करी, तो यहाँ पर जो राइट पर्सन है, मतलब जो एंग्री का हो रहा है जो इंसान, वो उसको समझेगा, सही व्यक्ति को सही मात्रा में और सही टाइम पर, कि क्या पर्पस होना चाहिए। गलत टाइम पर बिना मतलब कि वो क्रोध नहीं हो सकता है। अगर उसने चोरी करी है तो वो उसको डांटेगा, हो सके तो पुलिस के पास ले जाएगा। अगर वो उसके पीछे का कारण समझ रहा है तो वो उसको समझा सकता है कि तुम जॉब भी कर सकते हो, ऐसे भी पैसे कमा सकते हो। तो ऐसे में अरस्तु ने कहा है कि ये आसान नहीं है कि जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है, एंग्री हो रहा है, वो सही व्यक्ति पर सही मात्रा में और सही टाइम पर और किसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा हो, उस पर क्रोधित हो, ये आसान नहीं है। तो इन्होंने ये कहा है। फिर है इसकी क्या विशेषताएं हैं, इमोशनल डेवलपमेंट की क्या विशेषताएं होती है। तो ये हमेशा जन्म से प्रारंभ होता है, बिगिंस फ्रॉम बर्थ। फिर है कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, जो संवेग होता है लाइफ टाइम चलता रहता है, क्योंकि लाइफ में कभी कभी खुशी, कभी दुखी, कभी गम, ये आता रहता है। फिर है चेंजेस विद एज, कि जो हमारी एज होती है उसके साथ चेंज होता रहता है। और फिर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी, कि जो फैमिली है, स्कूल है, सोसाइटी है, उनसे भी प्रभावित होता है हमारे इमोशंस। अफेक्ट्स लर्निंग, पर्सनैलिटी एंड सोशल एडजस्टमेंट, कि जो भी हमारा अफेक्ट हो रहा है, लर्निंग हो गया, पर्सनैलिटी हो गई, सोशल एडजस्टमेंट हो गया, इन सबको अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। फिर है डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, कि जो हर बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो सबकी डिफरेंट रेट्स पर होता है, यानी बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो उनके इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग इमोशंस अपनी अपनी गति से विकास होता है। फिर है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है इसके क्या घटक हैं, क्या कंपोनेंट्स है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। पहला है रिकग्निशन ऑफ इमोशंस, यानी भावनाओं की पहचान करना। इसका मतलब होता है आइडेंटिफाइंग वंस ऑन इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर्स, कि इसका मतलब ये है कि अपनी और दूसरे के जो इमोशंस हैं उनको पहचानना, उनको रिकग्नाइज करना। जैसे अ चाइल्ड सेज आई एम फीलिंग एंग्री, कि बच्चा कहता है कि मुझे कैसा फील हो रहा है, गुस्सा वाला फील हो रहा है, यानी मुझे गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, अपने इमोशंस को पहचान रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो सिंपल सा है रिकॉग्निशन ऑफ इमोशंस, यानी भावनाओं की पहचान करना, जिसमें बच्चा इंसान अपनी फीलिंग को समझता है कि उसको गुस्सा आ रहा है, उसको दुख हो रहा है, उसको डर लग रहा है, वो हंस रहा है। तो फीलिंग को पहचानना पहला कंपोनेंट सिंपल है, फीलिंग्स को पहचानना। फिर दूसरा कंपोनेंट्स है
अंडरस्टैंडिंग इमोशंस यानी भावनाओं को समझना, जो भी इमोशंस हैं उसको समझना। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस मीन्स नोइंग व्हाई एन इमोशन ऑकर्स एंड हाउ इट अफेक्ट्स बिहेवियर। कि अंडरस्टैंडिंग है, इसमें बताता है कि भावनाएं क्यों उत्पन्न हो रही है और उसका व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझना ही अंडरस्टैंडिंग इमोशंस है। अभी समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे माई फ्रेंड इज़ क्राइंग बिकॉज शी लॉस्ट हर पेंसिल। कि मेरी जो फ्रेंड है उसने अपनी पेंसिल उससे गलती से खो गई और वो रो रही है बहुत। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि वो क्यों रो रही है। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे को कारण समझ आता है कि बस व्यक्ति में जो इमोशंस है उसके पीछे कोई वजह है, कोई कारण है। अगर कोई रो रहा है तो उसकी पेंसिल खो गई, उसको अगर वो रो रहा है तो उसको चोट लग गई, तो कोई वजह है, बिना वजह के कोई नहीं रोता, उसमें कोई इमोशंस नहीं आता। तो यहाँ पर क्या कर रहा है इंसान, यानी बच्चा अंडरस्टैंडिंग इमोशंस को समझ रहा है कि उसके पीछे कोई कारण है। फिर तीसरा है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस यानी भावनाओं को व्यक्त करना। एक्सप्रेशन मीन शोइंग इमोशंस इन अ हेल्दी एंड सोशली एक्सेप्टेबल वे। कि जो अभिव्यक्ति है यानी एक्सप्रेशन है, अपनी जो इमोशंस हैं उसको सही और सोशली एक्सेप्टेबल वे में एक्सप्रेस करना। कि जिस सोसाइटी स्वीकार कर रही है उस वे में खुद की भावनाओं को एक्सप्रेस करना। जैसे कहते हैं आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो मारपीट करने के बजाय क्या है ना, मुझे गुस्सा आ रहा है। कि अगर गुस्सा आ रहा है तो मारपीट तो तुम कर नहीं सकते हो, तुम सिंपल सा क्या बोलोगे, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पे जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल वे है कि मारपीट तो करना ठीक नहीं है, इसलिए उसके बदले गुस्सा आ रहा है। ये है कि इमोशंस को जो भी है उसको तुम एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अपनी भावनाओं को दूसरे तक अभिव्यक्त कर पा रहे हो। तो पहला कंपोनेंट था भावनाओं को पहचानना, दूसरा था अंडरस्टैंडिंग इमोशंस और तीसरा था एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, भावनाओं को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। फिर है चौथा, फोर्थ है कंट्रोल ऑफ इमोशंस यानी जो भी भावनाएं हैं आपकी उन पर कंट्रोल करना। कि कंट्रोलिंग इमोशंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यानी कोई भी सिचुएशन चल रही है उसके अनुसार अपने इमोशंस को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। जैसे अ चाइल्ड फील्स एंग्री बट टेक्स अ डीप ब्रीथ इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। कि जैसे किसी को गुस्सा आता है, एक बच्चा है जो गुस्सा आ रहा है उसको बहुत तेज, लेकिन वो लड़ाई करने की बजाय या गुस्से को अभिव्यक्त करने की बजाय खुद को गुस्सा शांत कर रहा है लंबी लंबी सांस लेकर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कंट्रोल ऑफ इमोशंस। फिर है फिफ्थ मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस यानी भावनाओं को मैनेज करना, भावनाओं का प्रबंधन करना। मैनेजमेंट मीन्स यूजिंग इमोशंस पॉजिटिवली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप। यानी भावनाओं को सकारात्मक यानी पॉजिटिव रूप से सॉल्व करना और एक अच्छे संबंध बनाना, हेल्दी रिलेशनशिप बनाना, ये मैनेजमेंट है। जैसे दो दोस्त हैं, उनके बीच में लड़ाई हो रही है, दोनों आपस में लड़ने के बजाय सोचते हैं कि लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा लड़ाई करके, तो इससे अच्छा है हम बातचीत कर कर प्यार से एक दूसरे से शांतिपूर्वक बातचीत करके लड़ाई शांत कर लेते हैं। तो दो दोस्त लड़ने के बजाय शांत होकर बातचीत से समस्या हल करते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस में आ गया कि अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं। जैसे अभी तक हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स पढ़े, 5 पढ़े हैं। पहला था पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, यानी मुझे दुख हो रहा है, हम पहचान रहे हैं कि हाँ मुझे दुख हो रहा है। फिर हमने दूसरा किया अंडरस्टैंड, समझना कि कोई चीज़ है उसके पीछे कोई वजह है तभी वो इंसान के अंदर ये वाला इमोशंस है। जैसे खिलौना टूट गया तो वो रोने लगा, तो उसके पीछे वजह है वो क्यों रो रहा है, क्योंकि खिलौना टूटा है। फिर है व्यक्त करना, अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस, वह रोकर या शब्दों में अपनी बात बताता है यानी व्यक्त करता है, सिंपल। फिर है इमोशंस को कंट्रोल करना, रेगुलेट नियंत्रित करना, वह गुस्से में किसी को नहीं मारता। फिर है मैनेज, अगर गुस्सा आ रहा है तो लंबी लंबी सांस लेता है, खुद को शांत करता है और अपने दोस्तों से प्यार से एक जगह बैठकर बातचीत करता है कि लड़ाई करने के बजाय एक दूसरे से बातचीत करके लड़ाई शांत किया जा सकता है, इसको मैनेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वह माता पिता से मदद मांगता है या कोई नया समाधान ढूंढता है। तो यही है 5 कंपोनेंट्स है, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस, कंट्रोल, मैनेजमेंट।
फिर है, हमने तो अब ये सब पढ़ लिया, एक और आता है कॉग्निशन, यानी संज्ञान क्या है। हमने इमोशंस जान लिया, इमोशन डेवलपमेंट जान लिया, इसके कंपोनेंट्स, इसकी विशेषता। अब बात करते हैं कॉग्निशन यानी संज्ञान क्या होता है। जो संज्ञान होता है ये एक मेंटल प्रोसेस होता है ऑफ एक्वायरिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग नॉलेज। यानी एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें आप जानकारी को प्राप्त करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, याद रखते हैं, स्टोर करते हैं, और साथ में जो आपने सोचा, समझा, समस्या का समाधान किया, उसको उसी के बिहाफ पर निर्णय लेते हैं। जैसे इसमें आ जाता है थिंकिंग, लर्निंग कि आपने क्या सीखा, क्या सोचा, क्या मेमोरी है आपकी, अटेंशन किस पर दे रहे हो, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये संज्ञान में आता है। सिंपल सा समझ सकते हो, मेंटल प्रोसेस होती है, किसी भी जानकारी को एक्वायर करना है, अंडरस्टैंड करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना और उसको यूज़ करना। अब बात करते हैं जो संज्ञान है ये संवेग यानी इमोशन से कैसे अलग है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो संज्ञान है इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, की सोचने की प्रक्रिया। लेकिन दूसरी ओर देखें जो इमोशंस होता है इसका अर्थ होता है इट्स मीन्स द स्टेट ऑफ फीलिंग, कि आप तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग आ रही है, तुम्हारे अंदर प्रेम वाली फीलिंग आ रही है या फिर फाइटिंग वाली, गुस्सा वाली फीलिंग आ रही है, डर लग रहा है, तो ये सारी फीलिंग्स में इमोशंस आता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, तो वो संज्ञान में आता है। फिर है इट बेस्ड ऑन रीजनिंग, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जो भी दिमाग से काम हो रहा है, रीजनिंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ये सब कॉग्निशन में आता है। लेकिन इसके अपोजिट देखें तो जो भी फीलिंग से रिलेटेड है, जो भी फीलिंग्स है तुम्हारे में, वो इमोशंस में आता है। फिर है संज्ञान में कि इट हेल्प्स इन लर्निंग, रिमेंबरिंग, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये कॉग्निशन में आता है कि जो आप लर्न कर रहे हो, रिमेंबर कर रहे हो, थिंक कर रहे हो, समस्या का समाधान कर रहे हो या फिर कोई निर्णय ले रहे हो, तो ये सब संज्ञान के पार्ट हैं। लेकिन जो आपके सामने कोई सिचुएशन है उसके प्रति आप जो व्यवहार कर रहे हो, प्रतिक्रिया दे रहे हो, वो सब इमोशंस में आता है। और संज्ञान में मेमोरी हो गई, अटेंशन हो गया, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब संज्ञान में आता है। लेकिन इमोशंस में खुशी, दुख, गुस्सा, डर, प्रेम, जेलसी की भावना, ये सब आता है, यानी सिंपल फीलिंग आती है। मतलब सिंपली इसमें आप इमोशन में समझ सकते हो कि फीलिंग्स आती है। फिर है कॉग्निशन संज्ञान में इट इज़ मोर स्टेबल एंड लॉजिकल, कि ये एक स्थिर होता है और तर्कसंगत पर आधारित होता है। लेकिन इसके अपोजिट देखें तो जो इमोशंस होता है वो परिवर्तनशील होता है। अब मैं बताती हूँ परिवर्तनशील कैसे होता है, क्योंकि कभी आप अलग सिचुएशन देखते हो तो आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके अंदर इमोशंस आ जाते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी, कोई सी भी मूवी, उसमें आप देखते हो कि स्टार्टिंग में एकदम अच्छे वाली मतलब अच्छा पूरा सीन दिखा रहे हैं मूवी में, तो तुम्हारे अंदर हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है। फिर एंड में आप देखते हो उसकी एंडिंग है वो सैड वाली हो रही है, तो आपके अंदर कौन सी फीलिंग आएगी, सैड वाली। तो ये क्या हो रही है, परिस्थिति के अनुसार आपकी फीलिंग चेंज हो रही है। स्टार्टिंग में हैप्पी वाली थी, एंडिंग में सैड वाली थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो इमोशंस होता है वो परिस्थितियों के अनुसार चेंज होती रहती है। फिर है संज्ञान में कि सॉल्विंग अ मैथ्स प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ स्टोरी, मेकिंग अ प्लान। किधर एग्जांपल दिया है संज्ञान में कि आप कोई भी प्रॉब्लम मैथ्स की सॉल्व कर रहे हो, ये संज्ञान में आएगा। स्टोरी को अंडरस्टैंड कर रहे हो या फिर कोई प्लान बना रहे हो, प्लान वगैरह, वो सब कॉग्निशन में आता है। लेकिन इमोशंस में आपको सक्सेस मिली तो आप खुश हुए, या फिर असफलता, अनसक्सेस हुए तो आप दुख हुए, या आपको किसी ने अपमान किया, इंसल्ट किया, तो क्या हुआ, आपको गुस्सा आया। तो यहाँ पे इमोशंस आ रहे हैं, तो ये सब इमोशंस है। मैं आपको वर्ड बता देती हूँ, जहाँ पर भी आपको ये वर्ड दिखेंगे आप कॉग्निशन पे टिक करना संज्ञान पर। जैसे रीजनिंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, रिमेंबरिंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और मेमोरी, अटेंशन, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेबल, लॉजिकल, ये वर्ड जहाँ आपको दिखेंगे वो कॉग्निशन में आएगा।
इसको आप लिख लो। फिर यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है कि संज्ञान का एग्ज़ाम्पल क्या है कि क्लास में टीचर है, बच्चे से पूछ रही है 5 5 कितने होते हैं। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, सोचेगा, फिर उसको जो क्लास में मैम ने नियम सिखाया था, रूल्स वगैरह, उनको याद करेगा, यानी मेमोरी रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो फिर उत्तर देता है 10। तो ये सोचने, बच्चे ने यहाँ पे सोचने की प्रक्रिया फेस करी, तो ये क्या है, संज्ञान। फिर इसी के अकॉर्डिंग अगर बच्चे ने दे दिया 10 आंसर है तो उसको क्या होगी, अगर उसने आंसर सही दिया तो टीचर बोलेगी वेरी गुड, शाबाश, तुमने तो एकदम अच्छा आंसर दिया। तो बच्चा क्या होगा, खुश होगा। तो बच्चे में कौन सी फीलिंग आ रही है, हैप्पीनेस की। तो ये इमोशंस हैं। अगर गलत उत्तर दे दिया, 9 दे दिया, 8 दे दिया, तो टीचर उसको बोलेगी कि बेटा ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। तो ऐसे में बच्चे के अंदर सैडनेस आएगा कि ऐसा गलत कर दिया, डिस्पेयर होगा। फिर जो कॉग्निशन है वो हेल्प्स करता है जानने में, कि जानने, समझने, सोचने में मदद करता है। लेकिन जो इमोशंस होता है ये हेल्प अस फील में, यानी किसी भी चीज़ को महसूस करने में, प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। आई होप आपको इतना समझ आया हो। अब बात करते हैं इनके बीच में क्या कनेक्शन है, कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। जो संवेग होता है ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो संज्ञान होता है ये हमारे इमोशंस को प्रभावित करता है। जैसे पिछले वाला एग्जांपल दिया, सेम वैसे ही प्रभावित करता है। और जो हमारे इमोशंस होते हैं ये कॉग्निशन यानी संज्ञान को प्रभावित करते हैं। जैसे इधर एग्जांपल दे रही हूँ कैसे प्रभावित करते हैं, कि यदि आप सोचते हैं कि मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ, तो आपके में क्या आएगा, आत्मविश्वास आएगा कि आप परीक्षा पास करते हो। तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा कि हाँ मैं आगे बढ़ूँगा, यानी ये इमोशंस आ रहे हैं। फिर यदि आप सोचोगे, डरोगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो आपके अंदर सोच मतलब नेगेटिव इमोशंस आएगा, कि डर का आएगा, सैडनेस का आएगा। यदि आप बहुत डरे हुए हो, परीक्षा में आपकी सोच या दास को प्रभावित करते हैं। अगर आप पेपर देने जा रहे हो और पेपर के टाइम में आप एकदम घबरा गए, डर गए, तो आप डर रहे हो, डरने वाला इमोशंस आ रहा है। पर उस डरने वाले इमोशन से क्या होगा, आपकी कॉग्निशन को प्रभावित करेगा, कि आप थोड़ा डर डर का करोगे, आप भूल सकते हो एग्ज़ाम में, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये इमोशंस कैसे प्रभावित कर रहा है कॉग्निशन को, कि बच्चा डर रहा है तो जो भी उसकी सोच है, याददाश्त है, उसको प्रभावित कर रहा है। तो आप सिंपली देख सकते हो कि जो कॉग्निशन होता है, संज्ञान, ये ब्रेन से रिलेटेड होता है, यानी थिंकिंग से। लेकिन जो इमोशन होता है वो हर्ट यानी फीलिंग से जुड़ा हुआ होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।